नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस वाले एग्जाम पर। साथियों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं यह एक साथ कंपाइलेशन में आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम में लोग अक्सर यहीं से गलतियां करते हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। प्रियम्बल या प्रस्तावना के संबंधित, और मूल अधिकार, और संविधान संशोधन के लिए कहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है और कहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता है। और ऐसे ही मुख्य पॉइंटों को लेकर आज की क्लास को तैयार किया गया है। तो आइए, टाइम को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी या जो महत्वपूर्ण तिथियां थी, इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है आयोग की तरफ से। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश पीसीएस यानी जो स्टेट पीसीएस है, और यूपीएससी में, और एसएससी में भी यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। एसएससी में थोड़ा सा ऑनलाइन जीके करके आसान टाइप के पूछ लेते हैं, वही यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा उसको घुमा देते हैं। तो आइए देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट डेट जो 11 दिसंबर 1946 है, इसमें राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद, और वो उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा इसमें। और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और 22 जुलाई 1946 को 2 काम हुए थे। पहला काम हुआ था कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया था, और दूसरा काम ये हुआ था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 डेट हो जाएगी आपकी। और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी, और सत्ता का हस्तांतरण जो है हमारी संविधान सभा ने ही किया था। मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। हाँ भाई, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इसकी पुष्टि 1949 में संविधान सभा ने ही की थी। और 20 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार और अधिनियमित किया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है, संविधान सभा ने इसको अपनाया था। और 24 जुलाई 1950 को ही, यानी कि 4 काम हुए थे। पहला काम क्या हुआ था, राष्ट्रीय 24 जनवरी 1950 को जो चार काम थे, वो पहला काम यह है कि राष्ट्रीय, आगे पीछे कोई भी कर सकते हो, तो यहाँ जैसे लिखा गया है उसी के उसमें जान रहे हैं। पहला काम यह था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया संविधान सभा ने। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुना। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अंतिम सत्र था, यानी कि अंतिम बैठक हुई थी। और मई 1952 में नई संसद के गठन तक संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक भारत में पहले आम चुनाव हुए। और संविधान सभा की संरचना के बारे में जानेंगे। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, और इसमें से 93 देशी रियासतों के थे, 296 ब्रिटिश भारत के थे। और जो ये 296 थे, इसमें से 92 जो है ये गवर्नर प्रांत के थे, और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत के थे, कमिश्नरी के थे। और देशी रियासतों ने संविधान सभा के दूर रहने का फैसला किया था, जिसके उनकी सारी सीटें खाली रह गई। एक भी सीट नहीं भरी थी। कितने में से 93 से इनकी एक भी सीट नहीं भरी थी, क्योंकि ये लोग संविधान सभा के दूर रहने का फैसला किए थे। और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ के बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और संविधान सभा के कुल सत्र 11 हुए थे, और जो सबसे अंतिम जो था वो 24 जनवरी 1950 वाला था, जिसमें इन्होंने 4 काम किए थे। राष्ट्रीय गान को अपनाया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, और जवाहरलाल नेहरू को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो वो 22 जुलाई 1947 होगा।
और 24 जुलाई वाला ही 24 जनवरी 1950 वाला ही इनकी अंतिम बैठक थी। और संविधान को बनाने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान बनाने के लिए कुल जो खर्चा हुआ था वो 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा की मुहर जो थी उसमें हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। अब नेक्स्ट हम प्रस्तावना में कुछ ऐसी बात देखेंगे जो हमें कहीं और नॉर्मल बुक्स में देखने को नहीं मिलती है। इसमें जो 3 तरीके की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और ये कहाँ पर कौन सी बात कही गई है वो जानेंगे। जो सामाजिक न्याय है, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 मतलब सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, और आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता पर रोक, और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंतर। तो इस तरीके के जो न्याय है, सामाजिक न्याय है, ये सारे आर्टिकल हैं। और आर्थिक समानता जो है, आर्थिक समानता 2 प्रकार की है। ये आर्टिकल 39 का पार्ट जो ए है, इसमें आजीविका के पर्याप्त साधनों पर समान अधिकार है। और आर्टिकल 39 के डी में पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है वो आर्थिक समानता है। और राजनीतिक समानता, जो प्रियम्बल में राजनीतिक समानता की बात कही गई है, तो ये है कि आर्टिकल 325 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य नहीं होगा। और आर्टिकल 326 में है लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये जो है राजनीतिक समानता है। पहले हम देखते थे कि जो मत देने का अधिकार था वो उनके प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बेस पर था, और उनका जो है मत का मूल्य भी अलग अलग होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जो व्यक्ति 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति, अभी वो आर्टिकल 326 में ही उसमें संशोधन किया गया था, क्योंकि उसके पहले 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अब 18 वर्ष कर दी गई है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है और 18 साल या उससे ऊपर का है तो मत देने का अधिकार है, और सबको मत मूल्य बराबर भी है। ये राजनीतिक समानता है। और आर्टिकल 325 में जो बात कही गई है ये भी राजनीतिक समानता को दर्शाता है। और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, आर्टिकल 51A जो मूल कर्तव्य है, और उसका जो पार्ट ई है यानी 5वां पार्ट है, इसमें जो बात कही गई है धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना है। तो ये हमारे बंधुत्व की बात, संविधान में जो बंधुत्व लिखा गया है उसका संविधान में ये यहाँ पे बात लिखी गई है। आर्टिकल 51A का जो है जो 5वां पार्ट है। उपासना, वर्शिप की जो समानता दी गई है, तो जो संविधान में वर्शिप लिखा गया है, उपासना लिखा गया है, वो ये है कि आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों का आयोजन व प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में है कर में छूट धार्मिक संस्थानों को। और आर्टिकल 28 में है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ये शिक्षण संस्थान है, उसमें जो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना दी जाएगी, और उसमें चाहे आप उपस्थित हों चाहे ना हों, आपके ऊपर है, आपके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। अब यहाँ पे अनुसूची 2 की बात की गई है कि जहाँ पे हम अनुसूची 2 और इसके बाद में अनुसूची 3 भी देखेंगे। तो जो इसमें बात कही गई है प्रतिलब्धि भत्ते और विशेषाधिकार, ये किसको किसको अलॉट है वो हम देखेंगे यहाँ पे। जो अनुसूची 2 में जिनकी वेतन भत्ते और विशेषाधिकार हैं उनके बारे में जानेंगे यहाँ पे। भारत के राष्ट्रपति को है, ये आर्टिकल 59 के पार्ट 3 में वह बात कही गई है। और राज्यों के राज्यपाल हैं, ये आर्टिकल 65 के पार्ट 3 में ये बात कही गई है। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 97 में ये बात कही गई है इनके वेतन भत्ते की। और राज्यों में विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यों में विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति के जो वेतन और भत्ते हैं ये आर्टिकल 186 में है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन और भत्ते आर्टिकल 125 में है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन और भत्ते आर्टिकल 221 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो एक कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी बात आर्टिकल 139 के पार्ट 3 में कही गई है। ये हैं अनुसूची 2 के
अनुसूची 2 के अंदर जिनकी उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार मिले हुए हैं, केवल उन्हीं लोगों की बात कही गई है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो अनुसूची 3 में या शेड्यूल 3 में जिनके शपथ लेने का प्रावधान है उनके बारे में जानेंगे यहाँ पे कि अनुसूची 3 के तहत कौन कौन शपथ लेता है, उनका जो प्रारूप है। तो सबसे पहले तो संघ और राज्य मंत्रियों की शपथ है। ये है अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में है। और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की शपथ जो है ये आर्टिकल 99 में है। और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की शपथ जो है आर्टिकल 188 में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ आर्टिकल 124 के पार्ट 6 में है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग हैं, इनकी शपथ का जो प्रारूप है वो आर्टिकल 148(2) में है, 148 के पार्ट 2 में। और राज्यों के मंत्रियों की शपथ ये आर्टिकल 164 के पार्ट 3 में है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ आर्टिकल 219 में है। तो ये हम लोगों ने देखा कि अनुसूची जो शेड्यूल 3 है उसके तहत, प्रारूप के तहत जो व्यक्ति शपथ लेते हैं उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें नॉर्मल बुक में नहीं देखने को मिलती हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे। केवल भारतीयों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को मिले हुए हैं, वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंडर। ये जो आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को मिले हैं। और भारतीय नागरिक और विदेशी, यानी कि इसमें दुश्मन देश को छोड़कर जो विदेश हैं वहाँ के नागरिकों को भी जो अधिकार मिले हैं भारत में, वो है ये वाला जो है यहाँ टाइप हो गया है, ठीक है, वो है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, 20 और 28। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 14, 20 और 28 भारत के लोगों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त हैं। और विदेश में वो जो दुश्मन देश नहीं आने चाहिए उसमें। अब समानता के अधिकार के अपवाद देखेंगे यहाँ पे, समानता के अधिकार के क्या क्या अपवाद हैं। ये है, पहला है आर्टिकल 105 में संसद के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। ये जो आर्टिकल 105 में संसद के सदन, उनके सदस्य और जो संसद की समितियाँ होती हैं, इनको कुछ शक्तियाँ और प्रिविलेज दिया गया है। ये समानता का अधिकार का अपवाद है कि इनको जो है लोगों के अलग हट के जो है इनको स्वतंत्रता और अधिकार मिले हुए हैं। और जो आर्टिकल 361 में है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यों और कर्तव्यों के लिए किसी न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ये भी इनको प्रिविलेज जो मिली हुई है, ये समानता के अधिकार के अपवाद कहलाते हैं। ये दोनों आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 361 के में जो प्रावधान किए गए हैं, ये समानता के अधिकार को प्रभावित करते हैं। और भाग 3 के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जो अधिकार मिले हैं वो हमें कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले भाग 12 में है आर्टिकल 265। इसमें क्या है, कानून के प्राधिकार के बिना किसी कर को उद्गृहित और संग्रहित नहीं किया जाएगा। यानी कि भाग 12 में ये भी अधिकार है लोगों का कि बिना कानून बनाए हुए आपसे कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा सकता है। और आर्टिकल 300A में है, ये तो 44वें संविधान संशोधन में आपको वैधानिक अधिकार बना ही दिया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जब तक कोई कानून ना हो, किसी कानून का हवाला ना दिया जाए, तब तक किसी से उसकी संपत्ति को नहीं ले सकती सरकार या कोई अन्य भी व्यक्ति भी। तो भाग 13 में भी जो भारत के नागरिकों को भाग 13 में जो अधिकार मिले हुए हैं वो है कि आर्टिकल 301 में जो बात कही गई है, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। तो ये जो भाग 13 में आर्टिकल 301 में जो बात कही गई है, ये भी भारत के लोगों के अधिकार हैं कि वो कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ये भी भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को अधिकार मिले हैं। और भाग 15 में जो आर्टिकल 326 है, वयस्क मताधिकार, ये मतदान का अधिकार है कि जो 18 वर्ष का है या उसके ऊपर का है वो वोट दे सकता है। और सबका वोट का मत मूल्य जो है, वोट का मूल्य बराबर ही होगा, सबके वोट का मूल्य एक ही होगा, एक वोट का मूल्य, और एक ही वोट देने का प्रावधान है एक चुनाव में। तो ये संवैधानिक अधिकार है और बाकी ये सारे विधिक अधिकार हैं। तो ये वाले जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट के अलावा भी लोगों को अधिकार मिले हैं भारत के नागरिकों को। अब हम संविधान संशोधन के बारे में ऐसी बात पे चर्चा करेंगे। या इसमें संविधान संशोधन में 3 तरीके की संशोधन है।
और पहला तो होता है, पहले साधारण बहुमत की आवश्यकता है जिसमें, और एक है साधारण बहुमत, और नहीं एक और जो दूसरे टाइप का है उसमें है, वो अभी आगे आएगा इसमें, कि जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है। और तीसरे प्रकार का जो संशोधन है उसमें विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों के आधे राज्यों के उनके भी परमिशन लेने की आवश्यकता है। और साधारण बहुमत आप ऐसे जान लो, जो 50% जितना भी लोग होंगे उसका 50% निकाल के उसमें +1 कर देंगे तो ये साधारण बहुमत आएगा। और अगर हम 2/3 2/3 मेजॉरिटी की बात करेंगे, और यानी कि जितने भी सदस्य होंगे संसद में उस दिन उपस्थित होंगे, उसमें से उनको 3 भागों में बांट करके, और उसमें से 3 में से 2 इतने लोगों का, यानी कि 2/3 जो मेजॉरिटी होगी, 2/3 जो मेजॉरिटी होगी, उसको विशेष बहुमत कहेंगे। और जिनके लिए ये जो ऊपर वाला है 50% निकाल लोगे और उसमें एक जोड़ के जितने भी लोग होंगे, और ऐसे ही बहुमत जो साधारण बहुमत की आवश्यकता है, जैसे ऐसे प्रावधान जिसमें संशोधन करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो कि आर्टिकल 2 में है। और दूसरा है नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं अथवा नामों में जो परिवर्तन होगा, ये आर्टिकल 3 में है। और दूसरी अनुसूची के जो वेतन भत्ते और विशेषाधिकार हैं, जो कि हमने अभी थोड़ा सा ऊपर देखा था कौन किसको किसको मिले हैं वो। और चौथा राज्य विधान परिषदों की जो उत्पत्ति या सृजन है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर ऐसे और विधान परिषदों का जो है हम निर्माण करना चाहते हैं किसी राज्य में, या किसी राज्य में जहाँ पे पहले से मौजूद है वहाँ के हटाना है चाहते हैं, तो ये बात हमारी आर्टिकल 169 में लिखी गई है। इसमें अपना संशोधन करना हो कोई तो सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है बस। और संसद में गणपूर्ति या कोरम जो आर्टिकल 4 में है। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ये आर्टिकल 106 में है। और और 106 की बात इसीलिए कही गई है कि यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। और यहाँ पे 105 की भी बात कही गई है, इनकी समितियों के विशेषाधिकार हैं। और संसद के प्रक्रिया के नियम जो आर्टिकल 118 है। और संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, और सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त जजों की संख्या, और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, आर्टिकल जो 132 में है। और राजभाषा का प्रयोग, आर्टिकल 343। और संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव, यानी संसद के चुनाव आर्टिकल 21, और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव आर्टिकल 170। ये 21 तो नहीं होगा, यहाँ पे देख लेना एक बार, मुझे तो 21 में डाउट लग रहा है। और मेरे ख्याल से आर्टिकल 121 होगा, ये एक बार देख लेना इसको, है ना। और नागरिकता आर्टिकल 51। नागरिकता तो आर्टिकल 1 से लेके 5 तक है, ये लग रहा है टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दी है। और निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन, जिसको डिलिमिटेशन कहते हैं, आर्टिकल 182। और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ये सारी चीज़ें। और 5वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट हैं, आर्टिकल 244 के 1। और 6ठी अनुसूची में जो सब्जेक्ट हैं, आर्टिकल 244 के 2। यानी कि जो 18 प्रावधान दिए गए हैं, इसमें अगर कोई संशोधन करना है तो खाली सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। अब ये ऐसे देखते हैं कि ऐसे प्रावधान जिसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी, और देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। और तीसरा वह सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है। पहली श्रेणी जो अभी हमने चर्चा कर लिया है, जिनके लिए सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। जो अब हम चर्चा करने वाले हैं, जिनके लिए ये तीसरी श्रेणी है, जिनके लिए विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों के समर्थन की भी, सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। इनको छोड़ के और जितने भी प्रावधान हैं जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं, विशेष बहुमत की आवश्यकता है उसमें, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। और तीसरे टाइप का देख लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, ये आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में है। और इसमें केंद्र एवं राज्यों कार्यपालिका का विस्तार, केंद्र एवं राज्यों में, यानी कि जो केंद्र की कार्यपालिका का विस्तार है, आर्टिकल 73। और राज्यों की जो कार्यपालिका का विस्तार है, आर्टिकल 162। अगर इसमें संशोधन करेंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में आधे राज्यों के परमिशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, आर्टिकल 124 और 214। और केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन,
आर्टिकल 245 और 255 यानी केंद्र में विधायी शक्तियों का विभाजन, आर्टिकल 244 और राज्यों में विधायी शक्तियों का प्रावधान जो आर्टिकल 255 है। इन सब में 124, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162 है ना, और 124 आर्टिकल 214, आर्टिकल 245, आर्टिकल 255 और आगे और भी प्रावधान जो है। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279 ये 7वीं अनुसूची, आर्टिकल 246 और संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व आर्टिकल 80 यानी कि राज्यसभा की संरचना है, और संविधान में संशोधन जो आर्टिकल हमारा 364 है। यानी कि इन सब में जो हम संशोधन करेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये बात कही गई है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में आधे राज्यों के सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी, जब भी यहाँ पे कोई संशोधन किया जा सकता है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, और कल फिर मिलेंगे साथियों। इसको जब तक आप लोग पढ़ लेना, तब तक के लिए जय हिंद।